नमस्ते सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पहली बार आज ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के बारे में जो संगठन अभी पूरे देश में काम कर रहा है उनके आग्रह से मैं आज इस पेज पे लाइव आया हूँ। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। महाराष्ट्र में मोस्टली लोक संख्या के बारे में 2 नंबर पे जो कम्युनिटी है वो धनगर कम्युनिटी है। उसे नॉर्थ में पाल गडेरिया इस नाम से बुलाते हैं। उस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ जो महाराष्ट्र में 2 नंबर पे है, मगर अपने विकास के लिए राजकीय हिस्सेदारी के लिए तड़प रही है, प्रयास कर रही है। उस आंदोलन का मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। भटके विमुक्त, दीन दलित, गौर गरीब लोगों के बारे में हमेशा जो भी संघर्ष करना पड़े उस संघर्ष के लिए मैं रास्ते की लड़ाई लड़ रहा हूँ। चलो भाइयों, मैं आज लाइव आया हूँ। जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में कोई ओबीसी का जो कुछ ओबीसी के बारे में देश को आबादी मिलने के पहले और देश स्वतंत्र होने के बाद जो कुछ महामानव ने हमारे इस ओबीसी को, एससी को, एसटी को, दीन दलित को, अल्पसंख्यकों के बारे में जो न्याय देने की कोशिश की है, उन सब महामानव को मैं पहला प्रणाम करता हूं। उसमें से पहली बार इस देश को संविधान प्राप्त करने में, इस देश को संविधान देने में जिस महामानव ने बहुत प्रयास किया, उस महामानव विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं पहला प्रणाम करता हूं। उसके बाद में राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीमाई फुले, रामास्वामी पेरियार और मेरे धनगर समाज के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर, जिन्होंने कुशल प्रशासन इस भारतवर्ष को दिया। उसके बाद राजा छत्रपति शिवाजी के बाद इस महाराष्ट्र में बहुजन समाज से आते हुए भी अपना खुद का राज्याभिषेक किया और एक समर्थ राजा बनने की कोशिश की। जो राजा महाराजा यशवंतराव होलकर के नाम से जाना जाता है, वो महाराजा यशवंत जी की प्रेरणा, ये सब प्रेरणा पुरुषों को मैं पहले प्रणाम करता हूँ। और एक कार्यकर्ता होते हुए ओबीसी के बारे में, ओबीसी की राजनीति के बारे में, मैं महाराष्ट्र से आते हुए महाराष्ट्र में ओबीसी का क्या हुआ, वो जो 75 साल हो गए आबादी मिलने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद, इस 75 साल में जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपके सामने वास्तवता रखूंगा। भाइयों, जिस महाराष्ट्र की भूमि ने फुले शाहू अंबेडकर नामक पुरोगामी विचार सरणी के 3 नायक दिए, उस महाराष्ट्र का मैं एक कार्य करता हूं और इसका मुझे गर्व है। मगर फुले शाहू अंबेडकर ने पूरे देश को पुरोगामी विचार दिया, मगर इस महाराष्ट्र में पुरोगामी विचार सरणी का कभी राज नहीं आया। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आज मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं वो ओबीसी के बारे में बात रख रहा हूं। पहला मैं महात्मा फुले के बारे में मैं थोड़ी बहुत बातें आपके सामने रखता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उस समय राजनीति गुलामी से ज़्यादा आंतरिक सामाजिक गुलामी का विरोध किया था। दलित, पिछड़े हुए लोगों को, महिलाओं को बदतर जिंदगी के लिए अभिशप्त हैं, इसलिए उन्होंने समाजवादी समाज रचना की रचना के लिए इस विषमता को समाप्त करने का निश्चय किया था। उन्होंने पाया कि इस व्यवस्था के लिए धार्मिक मान्यताएं, अंधश्रद्धा, अशिक्षा और मनुवादी व्यवस्था को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था।
महात्मा ज्योतिबा फुले चाहते थे दलितों को, पिछड़ों को और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हो। उन्होंने शिक्षा के अभाव को इस प्रकार से मराठी में लिखा था, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना वित्त खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। हिंदी में मैं आपको बोलता हूँ, विद्ये बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना शूद्र अशूद्र अतिशूद्र इनका बहुत नुकसान हुआ, ऐसा महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा था। भाइयों, महात्मा ज्योतिबा फुले, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, रामास्वामी पेरियर, महात्मा बसवेश्वर, संत कबीर, इन सब लोगों की विचारधारा पे इस देश में जो हजारों सालों से इस चातुर्वर्ण व्यवस्था में इधर के दलितों को, ओबीसीयों को बहुत अन्याय हुआ, उनके ऊपर बहुत अन्याय हुआ, उसके बारे में जिन्होंने संघर्ष किया, उन सब लोगों का मैं इतिहास अभी मैं दोहराता नहीं हूँ। फिर भी अभी 2020 में हमारा क्या हो रहा है इसके बारे में कोई बातें आपके सामने रखता हूँ। देखिए, ओबीसी कास्ट नहीं है, क्लास है, एक क्लास। क्योंकि अब 3 क्लास बनाए गए हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एक हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब दूसरा हो गया, ओबीसी तीसरा क्लास हो गया। शेड्यूल्ड कास्ट बोले तो उनमें कई जातियां आती है, शेड्यूल्ड ट्राइब में कई जातियां आती है, वो क्लास हो गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अधिकार दिया है। मैंने या अपने नहीं, हमारे कहने से क्या होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट को आरक्षण दिया, ओबीसी को पार्लियामेंट में नहीं दिया है। लेकिन काका कालेलकर कमीशन बनी और उसमें विभिन्न देशों को, राज्यों को अधिकार दिया कि वो अपने अपने प्रदेशों को ओबीसी का अधिकार दे। मैं कहता हूं, आज़ादी की बात छोड़ो, हमारे ज़माने में इस देश में मद्रास और कर्नाटक ऐसे प्रदेश है जिन्होंने आज़ादी के पहले एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया था। और मैं उस महाराष्ट्र से हूं जहां शाहू महाराज ने आज़ादी से पहले ओबीसी और एससी, एसटी को आरक्षण दिया था। और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को स्कॉलरशिप देकर शाहू महाराज ने दी थी, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने दी थी। भाइयों, मैं आपके सामने ओबीसी के बारे में अभी बात कर रहा हूं। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट कौन है? अदर बैकवर्ड कास्ट भाइयों, मेहनत करके जो कमा रहा है, मेहनत करके जो खा रहा है, वो ओबीसी है। मगर इन मेहनत करते हुए लोगों को उनके ऊपर उनमें बांट करके जो राजनीति कर रहा है वो प्रस्थापित है, वो राज कर रहा है। और हम ओबीसी 52% होने के बाद, 52% होने के बाद इस देश में बिखरे हुए हैं और राजनीति में नहीं जा रहे हैं। जिस देश में, जिस संसद में कायदा बनता है, जिस संसद में बजट सैंक्शन होता है, जिस स्टेट के विधानसभा में कायदा बनता है, स्टेट का बजट सैंक्शन होता है, उधर ओबीसी बहुत कम प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसकी वजह से इस देश में हमारे ऊपर आज राजनीति में हिस्सा कम होने के कारण आज हम हमारा हक नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं आपके सामने कोई बातें रखना चाहता हूँ। डॉक्टर लोहिया कहते थे, लोहिया बांधे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इस देश को आज़ादी मिलने के बाद 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मगर हमारे ओबीसी, दीन दलित, एससी, एसटी, गौर गरीब और इन सब लोगों को अभी भी न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए इन सब लोगों को इकट्ठा करने के बाद इन सब लोगों को राजनीति में लाना। राजनीति अंतिम है। राजनीति में कायदा होता है, राजनीति में कानून बनता है, राजनीति में बजट सैंक्शन होता है,
मगर इस राजनीति में कोई ठराविक लोग 75 ईयर्स में सब कायदा हाथ में लेकर राजनीति कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में क्या हुआ है? हमारे महाराष्ट्र में राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजनीति करते वक्त सब दीन दलित गौर गरीब और सब पिछड़े हुए सब लोगों को इकट्ठा करके मराठी राज्य बनाया था, कुणबी का राज्य बनाया था, सामान्य आदमी का राज्य बनाया था। इसलिए उनको रेत का राजा बोलते थे, इसलिए उनको जानता राजा बोलते थे, क्योंकि राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज व्यवस्था के हर घटक को न्याय दिलाने की कोशिश की थी। मगर देश को स्वतंत्र मिलने के बाद, देश को आज़ादी मिलने के बाद इस देश में तुम्हारा हमारा क्या हो रहा है? इस देश में मैं महाराष्ट्र के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर भारत में सब ओबीसी लोग हमारे महाराष्ट्र से ज़्यादा जागरूक है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि फुले शाहू अंबेडकर ने इस देश को पुरोगामी विचार दिया, मगर मेरे महाराष्ट्र में पुरोगामी विचार के धारा पर कोई परिवर्तन नहीं हो सका है। इसलिए मैं खेद व्यक्त करते हुए आपके सामने कोई बातें रखता हूं, क्योंकि फुले शाहू अंबेडकर ऐसे कहते थे कि इधर के दीन दलित गौर गरीब को हम न्याय दिलाना चाहते हैं। जो पिछड़े हुए हैं, जो विषमता समता मूलक समाज बनाना चाहते थे ये लोग। राजर्षि शाहू महाराज भी उसमें आरक्षण की शुरुआत इस देश में पहली बार किसने की है? तो राजर्षि शाहू महाराज ने किए है। इस देश को आज़ादी मिलने के बाद सबका साथ सबका विकास, ये ध्यान में रखते हुए विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने घटना बनाई, वो घटना बनाते वक्त डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस समाज व्यवस्था में ये जो स्वयंपाक बनाया था, ये जो स्वयंपाक बना है, ये जो खाना रसोई पकाया है, ये सब लोगों को बांटने के लिए संविधान के रूप से, कानून के रूप से इस समाज व्यवस्था का सब लोगों को 12 बलूतेदार 18 आलूतेदार मराठी में बोलते हैं उसको, एससी एसटी ओबीसी एनटी, इन सब लोगों को ये अच्छी तरह से पकाया हुआ, अच्छे रसोई घर में पकाया हुआ ये जो खाना बनाया था, ये खाना देश को आबादी मिलने के बाद, आज 75 ईयर खत्म होने के बाद जिस लोगों के हाथ में ये खाना गया, उन लोगों ने मुंह देख के, अपने सगे सोहरे देख के ये खाना बांट दिया, आपस में बांट दिया, अपने लोगों को बांट दिया। और इस देश में जो पिछड़े हुए हैं, जो दीन दलित हैं, जो गौर गरीब हैं, जो कष्ट करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों को ये अच्छी तरह से पकाया हुआ स्वयंपाक उनके वाटे पे नहीं गया। इसीलिए ये सब लोग आज़ादी मिलने के बाद भी उनको इसका कोई लाभ नहीं हुआ। और वो पिछड़े हुए 100 में 60, डॉक्टर लोहिया ने क्या बताया था? पिछड़े हुए 100 में 60, लोहिया बांधे गांठ। तो मतलब यह है कि इस महाराष्ट्र में, इस भारत देश में जो 52% जो लोग हैं, वो लोग ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, वो शूद्र है, जो अति शूद्र है, जो एससी है, जो एसटी है, उनको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कानून के वजह उनको न्याय दिलाने की कोशिश की थी। राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ा हुआ आयोग, समतामूलक समाज बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए थे। मगर इतना होने के बाद भी इस देश में अभी जो कोविड-19 हुआ, ये कोविड-19 होने के बाद इस देश में क्या हुआ? कोविड-19 होने के बाद इस देश में जैसा लॉकडाउन हुआ, वैसा मेरे मुंबई से, मेरे पुणे से, मेरे औरंगाबाद से, मेरा नासिक शहर से, मेरा नागपुर शहर से जो डेली वेजेस पे काम करते थे, जो काम करने के लिए असंगठित क्षेत्र में, बांधकाम क्षेत्र में काम कर रहे थे, जो ड्राइवर की का काम कर रहे थे, जो हमाली का काम कर रहे थे, जो शारीरिक श्रम का काम कर रहे थे, इन सब लोग
लॉकडाउन होने के बाद अपने अपने घर निकले। हजारों हजारों लोगों के जत्थे हमारे रोड पे जब निकले थे, माथे पे अपना सामान बांध के, हाथ में अपना सामान लेके, अपने बीवी बच्चे लेकर जब रोड पे हजारों के जत्थे निकल रहे थे, उस दिन इस भारत का जो गरीब है, इस हिंदुस्तान का जो गरीब है, जो अभी तक रोटी मकान और अच्छी तरह से सुविधा नहीं पा रहा है, उस देश, उस हिंदुस्तान, वो गौर गरीब कष्टकरी लोग रास्ते पे आ गए। उस दिन हिंदुस्तान की असलियत पूरी वर्ल्ड के सामने, पूरे जग के सामने आ गई। मैं आपको विनती करता हूं, मैं जिस महाराष्ट्र से आ रहा हूं, इस महाराष्ट्र में ओबीसी के बहुत सारे नेता हो गए। इस महाराष्ट्र से दीन दलितों से भी नेता सामने आ गए। मैं महाराष्ट्र के बारे में मैं आपके सामने बात रखता हूं। इस महाराष्ट्र में जो ओबीसी वर्ग है, उस ओबीसी वर्ग का कोई एक पार्टी नहीं हुआ है। इस ओबीसी में एक पक्ष, एक दल न बनने के कारण इस महाराष्ट्र में अभी तक, महाराष्ट्र बोले तो मराठी लोगों का मुल्क, महाराष्ट्र बोले तो मराठे बोले तो इस देश में एक ही पहचान है मराठी लोगों की। जो महाराष्ट्र में है, जो मराठी भाषा बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, वो सब मराठे। मगर महाराष्ट्र में असलियत अलग है भाइयों। इस महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा लोगों ने सब मराठी लोगों के ऊपर राज किया है। जो ओबीसी है, जो माली है, जो धनगर है, जो बंजारा है, जो वंजारी है, इन सब लोगों के ऊपर मराठा लोगों ने राज किया है। राज उसमें से सिर्फ एक 50-55 घरानी है महाराष्ट्र में। उन सब लोगों ने इस महाराष्ट्र में पैसा से सत्ता, सत्ता से फिर पैसा और सरकारी बढ़ाई। उन लोगों ने हर तालुका में, हर जिले में अपना अपना अमर बनाया, राजनीति किया। मगर इस महाराष्ट्र में जो गौर गरीब मराठा है, इस महाराष्ट्र में जो दीन दलित पिछड़े हुए लोग हैं, इस महाराष्ट्र में जो ओबीसी दलित वर्ग है, भटके विमुक्त लोग हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी की है। जिस धनगर समाज से मैं बिलोंग करता हूं, उस धनगर समाज की आबादी इस महाराष्ट्र में 2 नंबर पे है। 2 करोड़ धनगर समाज की आबादी है। मगर इस देश के संसद में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी धनगर समाज का एक भी प्रतिनिधि, एक रखमाजी गावड़े नामक का देश को आबादी मिलने के बाद एक अपवाद छोड़ के इस महाराष्ट्र से एक भी धनगर समाज का खासदार एमपी इस देश की संसद में नहीं गया है। अगर इतनी सारी प्रजा होने के बाद भी, प्रजा समाज होने के बाद भी अगर धनगर समाज का एक प्रतिनिधि अगर संसद में नहीं जाता है, तो 2 नंबर पे होने वाला ये धनगर समाज का न्याय नहीं अभी तक मिला है। धनगर समाज को न्याय की लड़ाई अभी तक नहीं खड़ी हुई है। इसलिए इस महाराष्ट्र में जिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का ये मुल्क है, जिस महात्मा फुले का ये मुल्क है, राजर्षि शाहू महाराज का मुल्क है, इस महाराष्ट्र में ओबीसी के बारे में बहुत नाइंसाफी हो रही है। अभी कोविड-19 आने के बाद, अभी लॉकडाउन होने के बाद, अभी ये महीना 2 महीना में इस महाराष्ट्र में दीन दलितों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। नागपुर में अरविंद बंसोड नामक के एक जो स्पर्धा परीक्षाओं का पढ़ाई कर रहा है, उनकी हत्या की गई। पुणे में जगताप नामक के एक छोटे बच्चे के ऊपर हमला होकर उनकी हत्या हो गई। जो धनगर समाज से जो भेड़ बकरियां पालते हैं, उस धनगर के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देश को आज़ादी मिलने के बाद भी 75 ईयर्स में इस महाराष्ट्र में, इस देश में दीन दलितों पर अत्याचार हो रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे में, दीन दलितों में, SC ST में लीडर बहुत सारे हो गए। प्रशासन में IAS IPS कलेक्टरों जैसे बहुत अफसर हो गए। मगर अभी भी
60%, 70% लोगों में अभी भी इस आबादी का पर्कुलेशन नहीं हुआ है। इन सारे लोगों को हमें न्याय दिलवाना है। इसलिए ओबीसी लोगों को, दीन दलित लोगों को, गौर गरीब लोगों में राजनीति में जाना है, राजसत्ता में जाना है। अभी महाराष्ट्र के दीन दलित लोगों को, ओबीसी लोगों को, भटके विमुक्त लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, इस देश को आबादी मिलने से पहले जब इंग्रज का अमल इस देश पे था, उस समय अंग्रेजों ने तुमको न्याय दिलाने की कोशिश की। जिस दिन तक आजादी नहीं मिली थी, इधर ओबीसी की जात निहाय जनगणना हो रही थी। पहली बार इस देश में अंग्रेजों ने आपकी जात निहाय जनगणना की है, मगर इस देश को आबादी मिलने के बाद हमारी तुम्हारी ओबीसी लोगों की जात निहाय जनगणना नहीं हो रही है। जो भी कोई बजट सैंक्शन हो रहा है उसको अच्छी तरह से समतामूलक समाज बनाने में जो विकास की प्रक्रिया के लिए जो बजट लगता है, उस बजट को अच्छी तरह से बंटवारा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको सबसे पहला अपील मैं ये करना चाहता हूं कि इस देश में पहले जात निहाय जनगणना होनी चाहिए, फिर आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। पहले जात निहाय जनगणना होनी चाहिए, फिर बजट में भटके विमुक्त, एससी, एसटी और दीन दलित लोगों को बजट सैंक्शन होना चाहिए। जिस दिन तक अभी 2020 चल रहा है, ये साल में अगर जात निहाय जनगणना नहीं होती है तो और 10 साल लगेगा आपको अच्छी तरह से बजट सैंक्शन होना। भाइयों, तुम सब लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि जात निहाय जनगणना संविधान के कलम 34 के अनुसार मंडल आयोग ने जो प्रोग्राम दिया है, इन ओबीसीओं को, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों को जो न्याय दिलवाना है, जो बजट सैंक्शन करना है, जो विकास योजना पर्कुलेट करना है, उसके लिए संविधान के कलम 34 के कलम के अनुसार मगर अमल बजावनी में दिक्कत हो रही है। इसका कारण यह है कि जो अमल बजावनी करना है, जो अमल करना है, उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इधर का जो ओबीसी वर्ग है, इस ओबीसी वर्ग की जात निहाय जनगणना नहीं हो रही है। जिस दिन तक जात निहाय जनगणना नहीं होंगी, उस दिन तक इधर के ओबीसी लोगों को न्याय मिलना मुश्किल है। बंधुओं, महात्मा फुले सत्यशोधक समाज बनाया था। महात्मा फुले ने जाति अंत की लड़ाई लड़ी थी। सत्यशोधक समाज शूद्र और अतिशूद्र लोगों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई थी, मगर देश को आजादी मिलने के बाद इस पुरोगामी महाराष्ट्र में वो सब नहीं हुआ है। नाइंसाफी हुई है इधर ओबीसी और दीन दलित लोगों के बारे में। पॉलिटिकल पावर में इधर का ओबीसी नहीं गया है। इधर के कई ठराविक लोग, कोई 50 लोग, 55 लोग अपनी सत्ता का केंद्रीकरण करके सब सत्ता हाथ में लेके बैठे हैं, और इधर का सब लोग जो हमारा शारीरिक श्रम का काम कर रहा है, जो बेसिक रूट का काम कर रहा है और राजनीति में कम हो रहा है। इसकी वजह से इस महाराष्ट्र का, इस देश का सब जो ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, इन सब लोगों को इकट्ठा, सब लोगों की एक ही होनी चाहिए, और सब लोगों को एक इकट्ठा आके ओबीसी का डिपेंड ऑन जो मुखिया है, जो ओबीसी के ऊपर जो हमारे राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को इकट्ठा आने के लिए मैं आह्वान करता हूं। महाराष्ट्र में 346 ओबीसी कास्ट है, ओबीसी जातियां हैं, मगर प्रमुख 7 जातियां हैं महाराष्ट्र में। भाइयों, जरा ध्यान से सुनो, जो महाराष्ट्र में 346 जातियां हैं, उनमें से प्रमुख जातियां हैं वो 7 जातियां हैं। उनमें से पहली बार कुणबी है, दूसरी बार धनगर है, तीसरी बार माली है, चौथी बार वंजारी है, 5वीं बार अगरी है, 6ठी बार तेली है और 7वीं बार लेवा है। इन 7 जातियां अगर इकट्ठा आती है तो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। बंधुओं, इस ओबीसी जातियों को कुणबी, धनगर, माली, वंजारी, आगरी, तेली, लेवा,
इन सब ओबीसी जाति को इकट्ठा होने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूं। महाराष्ट्र में अगर ओबीसी जाति खुद को अगर राजनीति में आना चाहती हैं तो ओबीसी लोगों को इकट्ठा आना चाहिए। महात्मा फुले ने बोल के रखा था उस जमाने में तो जाती जातीची युती करू, राजकारणाची शेती करू। बंधुओं, जाति के लोगों को हाथ में हाथ लेके इकट्ठा आना चाहिए और राजनीति करना चाहिए। ये महात्मा फुले का आह्वान था। मगर इस महाराष्ट्र के ओबीसी के लोगों ने महात्मा फुले को नहीं समझ पाया, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को नहीं समझ पाए, इस राजर्षि शाहू महाराज को नहीं समझ पाए, विश्वनाथ प्रताप सिंह को नहीं समझ पाए, इस देश के इस महाराष्ट्र के काशीराम जी को नहीं समझ पाए, बीपी मंडल को नहीं समझ पाए। इन सब महामानव को समझ न पाने की कारण क्या थी? इस देश को आबादी मिलने जा रही थी। उस टाइम अंग्रेजों ने इस देश के इस महाराष्ट्र के दीन दलित गोर गरीब लोगों का सर्वे चल रहा था। उस टाइम अंग्रेजों के अधिकारी इन लोगों में जाके उनका सामाजिक स्तर चेक कर रहे थे। उस टाइम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस महाराष्ट्र के ओबीसी वर्गों को, जो माली है, जो धनगर है, जो तेली है, जो ओबीसी वर्ग है, उनको डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बोल दिया था, अरे महामानवों, अरे ओबीसी लोगों के सब लोगों को मैं विनती करता हूं। मेरे धनगर समाज के एक नेता थे, मेरे धनगर समाज का एक मुख्याध्यापक था, शिक्षक था, हरि पिराजी धाईगुड़े। उन सब लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इधर के ओबीसी के लोगों को बताया था, जब इंग्रेज अधिकारी इधर आएगा, आपका सर्वे करते वक्त आपको उनके सामने कबूल करना है। क्या कबूल करना है? तो हम मागास है, सिर्फ मागास है, ये जवाब देने के लिए बोला था। मगर महाराष्ट्र के ओबीसी वर्गों ने, जो तेली है, जो माली है, जो धनगर है, जो वंजारी है, जो बंजारा है, इन सब ओबीसी वर्गों ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के सामने, ये मैं वास्तव आपके सामने रख रहा हूं, उस टाइम इधर के ओबीसी ने खुद को मागास बोलने के लिए नकारा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को भी वास्तवता के बारे में, फिर भी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने ओबीसी को न्याय दिलाने की कोशिश की। कायदा में, संविधान में उसके लिए कायदा बनाया। इस ओबीसीयों के लिए, पिछड़े हुए लोगों के मैं विनती करता हूं कि साहब, ये जो महाराष्ट्र में जो ओबीसी वर्ग है, ये ओबीसी वर्ग खुद को हिंदू प्राउड करता है, जो हिंदू बोलता है खुद को, जो हिंदू ने, जिस ब्राह्मण जातियों ने इस देश पे हजारों साल से अपने बौद्धिक और राजनीतिक राज किया, उसको बिलोंग करता है ये ओबीसी वर्ग। और इसका कारण ही है उसको विकास में जो दिक्कतें आ रही है, जो खुद को बिलोंग करता है कि हम हिंदू है। इन सब लोगों को मैं बोलता हूं, रामास्वामी पेरियर देखो, महात्मा फुले देखो, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर देखो, राजर्षि शाहू महाराज देखो, इन सब लोगों को समझ लो भाइयों। 2020 साल है, अभी क्या हो रहा है इस साल में अभी का जो वर्तमान जमाना है, इस जमाने में दिन दलित वही रहा है। जो थोड़े बहुत अफसर बन चुके हैं, जो रिजर्वेशन पे एमपीज बने हैं, एमएलए बने हैं, ये सब लोग मिली भगत करके सब लोग हमारे ऊपर अन्याय ही कर रहे हैं। हमारे में महाराष्ट्र में बहुत सारे लीडर हो चुके हैं। कांग्रेस में ओबीसी के बहुत सारे लीडर हो के गए थे। स्वर्गीय वसंतराव नाईक हो गए, जो बंजारा समाज से आते हैं, शिवराज पाटिल चाकुरकर जो लिंगायत समाज से आते हैं, और अल्पसंख्यक समाज से यार अंतुले होके गए, जयदत्त क्षीरसागर होके गए। मैं इन सब लोगों को मैं एक विनती करता हूं, जो इस महाराष्ट्र में जो ओबीसी के नेता हो रहे हैं, अभी वर्तमान में भी है, छगन जी भुजबल है, स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे है, राजीव सातव जी है, इन सब लोगों ने क्या किया? इन सब लोगों ने ओबीसी से बिलोंग करते हुए भी वो सब प्रस्तापित पार्टी में अपना काम करते रहे। जो कांग्रेस में काम करता रहे,
जो बीजेपी में काम करते रहे, मगर ओबीसी को एक अच्छी तरह से न्याय देने की उनकी मर्यादा, उनकी ताकत कम हुई, क्योंकि वो बीजेपी में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस में काम करने के बजाय, वो बीजेपी में काम करने की वजह, वो ओबीसी जातियों को न्याय नहीं दे सके हैं। अभी स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे, लालू प्रसाद जी यादव, छगन जी भुजबल, ये अलग पार्टियों के नेता है, मगर छगन भुजबल राष्ट्रवादी के नेता है, गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के नेता है, लालू प्रसाद यादव राजद के नेता है, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता है। ये सब ओबीसी नेता, इन सब नेताओं ने इकट्ठा आके ओबीसी के बारे में आवाज निश्चित रूप से उठाई है। मगर इस महाराष्ट्र के सब ओबीसी लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, तुम सब लोग जिस दिन तक इकट्ठा नहीं आते, उस दिन तक सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा। इस महाराष्ट्र में 2019 में जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के जो वंशज है, श्रद्धेय बाला साहब आंबेडकर, इस बाला साहब आंबेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम से लोकसभा और विधानसभा में राजनीति में पहली बार दीन दलित ओबीसी लोगों को इकट्ठा, जो वंचित है, जो पिछड़े हुए हैं, इन सब लोगों को इकट्ठा करके पर्टिकुलरली धनगर समाज को बराबर लेते हुए 2019 की लोकसभा निवडणूक को सामने गए। जो 2019 में श्रद्धेय बाला साहब आंबेडकर जी ने जो एक नींव रखी है, जो एक वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से निवडणूक और चुनाव को सामने गए, तो उस टाइम इधर के ओबीसीओं ने, इधर के दीन दलितों ने, इधर के गौर गरीब लोगों के वो रिजल्ट नहीं ला सके, मगर श्रद्धेय बाला साहब आंबेडकर जी के वंचित बहुजन आघाड़ी को 42 लाख मतदान हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो वंचित और ओबीसी वर्ग है, वो वर्ग राजनीति में आना चाहता है, वो राजनीति में अपना हिस्सा पाने की कोशिश कर रहा है। मगर इस महाराष्ट्र में ओबीसीओं के लीडर जो है, वो लीडर शिवसेना में काम कर रहे हैं, वो लीडर बीजेपी में काम कर रहे हैं, वो लीडर कांग्रेस में काम कर रहे हैं, और जो सामान्य वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको न्याय देने की कोशिश करने में वो नाकाम हो रहे हैं। इसीलिए इस महाराष्ट्र के सब लोगों को मैं इकट्ठा आने का अपील कर रहा हूं। इन सब लोगों को मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग इकट्ठा आना चाहिए। मैं एक धनगर समाज का एक कार्यकर्ता होते हुए मैं आप सब लोगों को अपील करना चाहता हूं, इस महाराष्ट्र का जो ओबीसी वर्ग है, दीन दलित वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, इन सर्व वर्ग को इकट्ठा आने का प्रयास हम सब लोगों ने करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश में जो गरीब है, जो अंबानी है, एक गरीब के मतों को भी 1 लाख मूल्य दिया है, और जो अंबानी है, जो बिरला है, जो टाटा है, उनके मत को भी, उनका मूल्य भी समान रखा है। मैं सब लोगों को अपील करता हूं, जिस महामानव ने संविधान के रूप से आपको इतनी ताकत देने के बाद भी आप किस ताकत को, किसको डर रहे हैं? आप सब लोग इकट्ठा आना चाहिए। आप सर्व ओबीसी दीन दलित वर्ग इकट्ठा आना चाहिए। और इस महाराष्ट्र में अगर ओबीसी इकट्ठा होता है, और इस देश में अगर ओबीसी इकट्ठा हो जाता है, अगर 52% ओबीसी बीपी मंडल आयोग ने जो 52% मतलब 52% ओबीसी का जो पॉपुलेशन बताया है, ये 52% ओबीसी अगर इकट्ठा होता है, तो इस देश में किसकी भी ताकत नहीं कि इस ओबीसीयों को रोक सके। मगर हुआ है क्या कि ओबीसी जो वर्ग है, जो शारीरिक श्रम का काम कर रहा है, इस ओबीसी वर्ग राजनीति में कम है। ये मानसिकता में बदल होना चाहिए। इस मानसिकता में बदल करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जैसा, महात्मा फुले जैसे, राजर्षि शाहू महाराज जैसे, इन लोगों जैसे लीडर को सामने आना चाहिए। खुद का स्वार्थ
अलग रखते हुए, खुद को स्वार्थ को त्याग कर, जिस दिन इस देश में 52% जो लोग हैं, उन लोगों की हित की बात जिस दिन होगी, उस दिन उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। भाइयों, इस देश में स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, अर्जुन सिंह और बीपी मंडल, इन लोगों ने तुमको न्याय देने की कोशिश की है। बीपी मंडल ने ओबीसीओं के लिए जो कुछ कायदा बनाया है, जो कुछ बना के रखा है, जो कुछ सर्च किया है और देश के सामने रखा है, उसको अगर अमल में लाना चाहते हो तो आप सब लोगों को इकट्ठा आना चाहिए। इस महाराष्ट्र में मैं पर्टिकुलरली मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, मैं धनगर की बात करूंगा, माली समाज की बात करूंगा, बंजारा की बात करूंगा, वंजारी समाज की बात करूंगा, तेली समाज की बात करूंगा, कुणबी समाज की बात करूंगा, मैं राजीव सातव जी को बात करूंगा, मैं छगन भुजबल जी को बात करूंगा, मैं जयंत पाटिल जो शेकाप के नेता हैं उनसे बात करूंगा। मैं इन सब लोगों को विनती करता हूं, अगर ओबीसी के लोगों को अगर आप जागृति करते हैं और एक पार्टी बना के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो राजनीति में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। इस महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? इस महाराष्ट्र में यह हो रहा है, जो बीजेपी, जो आरएसएस के ऊपर चलता है, जिस बीजेपी का इधर के रिजर्वेशन को विरोध है, उस बीजेपी का बेस वोटर महाराष्ट्र में ओबीसी हो रहा है। जिस दिन बीजेपी सत्ता में आती है वो सिर्फ ओबीसी की वजह सत्ता में आती है। इस महाराष्ट्र में ओबीसी के बारे में बीजेपी का रवैया अभी तक बहुत बुरा है, फिर भी ओबीसी के लोग बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। इन सब लोगों को मैं थोड़ा इतिहास बताना चाहता हूं। जिस दिन बीजेपी इस महाराष्ट्र में कई ब्राह्मण और भट्टों के घर में, कई ब्राह्मणों के घर में, मतलब ब्राह्मणों के शहर में ब्राह्मण जहां पे ज्यादा होते हैं उधर बीजेपी जनसंघ के लोग चुन के आते थे। मगर अभी महाराष्ट्र में हर कोई पाड़े में, हर कोई क्षेत्र में बीजेपी ज्यादा तरह से फैल रही है। इसका वजह यह है कि जिस महाराष्ट्र में ओबीसी, माधव, माली, धनगर, वंजारी, इन लोगों ने बीजेपी का बेस वोटर बन के बीजेपी को सत्ता में लाया है। इन सब लोगों को मैं विनती करता हूं, जिस जनसंघ में माधव, माली, धनगर, वंजारी, माली के नासब फरांदे, वंजारियों के गोपीनाथ मुंडे, धनगर के अन्ना साहब डांगे और कुणबी के नाता भाऊ खड़से, इन सब लोगों को इस महाराष्ट्र में लीडरशिप आगे लाई और उनके बारे में अभी नाइंसाफी हुई है। फरांदे कहाँ है मालूम नहीं, अन्ना साहब डांगे, इनके ऊपर भी बीजेपी ने बहुत अन्याय किया, वो भी अभी बीजेपी में भी नहीं है। गोपीनाथ मुंडे जी के बारे में क्या हुआ है वो आप लोगों को मालूम है। ये नाता भाऊ खड़से जो बीजेपी है, जो कुणबी है, जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में भी बीजेपी क्या कर रही है ये सब लोगों को पता होना चाहिए। मैं सब आप लोगों को विनती करता हूं, इस महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? इस महाराष्ट्र में गए कितने सालों से, मतलब हजारों सालों से इस हमारी ग्राम व्यवस्था में जिन दीन दलितों के ऊपर इधर की जो सवर्ण व्यवस्था है, इधर के जो गांव में जो पाटिल वतनदार, जो सरंजामदार है, जो देशमुख है, जो पाटिल है, चौगुला है, वतनदार है, इन लोगों ने हमारी ग्राम व्यवस्था में, महाराष्ट्र की ग्राम व्यवस्था में जो पिछड़े हुए वर्गों को, ओबीसी वर्गों को जो कष्ट कर रहे हैं, हमारे कौशल्य पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत अन्याय किया है। वो जो मराठा है, मैं वास्तव आपके सामने रख रहा हूं, जो मराठा है, जो मराठा इस ग्राम व्यवस्था में जमींदार है, जो गांव के ऊपर राज करते हुए आ रहा है, गांव का पाटिल भी वो है, पंचायत राज में भी वो है, जिला परिषद में भी वो है, महाराष्ट्र के विधानसभा में भी वो है, देश में जो संसद चुन के जाते हैं वहां पे भी वो है। मतलब जो राजनीति करता है, जिसके हाथ में प्रशासन है, जिसके हाथ में सहकार है, जिसके हाथ में सहकारी साकर कारखानदारी है, जिसके हाथ में बैंकों है, जिसके हाथ में जो समाज को
विकसित करने का सब जो साधन है वो सब लोग इकट्ठा आके, मैं साहब बहुत जवाबदारी से मैं आप सब लोगों को विनती करता हूं, जो धनगर समाज है, जो माली समाज है, जो तेली समाज है, ये लोग विकास के लिए तड़प रहे हैं। हमारे धनगर समाज का क्या हुआ है? धनगर समाज 2 करोड़ लोग संख्या होते हुए अभी तक एक अपवाद छोड़ के एक भी खद्दार, एक भी एमपी पार्लियामेंट इस महाराष्ट्र से चुन के नहीं जा रहा है। इस महाराष्ट्र में एक भी धनगर को 288 विधानसभा की सीटें हैं, मगर एक दूसरा अपवाद छोड़ के धनगर समाज के लोगों को टिकट भी नहीं मिलती। धनगर समाज का एक भी खद्दार चुन के नहीं आ रहा है। मैं सब लोगों को विनती करता हूं, अगर ओबीसी वर्ग इकट्ठा आते हैं, ओबीसी वर्ग की एकी हो जाती है, हम सब लोग एकत्र आते हैं, हम सब लोग मराठी में पैरा बोलते हैं, हम सब लोग अगर इकट्ठा आते हैं तो इन सब लोगों को समझ में आएगा। इन समाज ने इस प्रस्थापित वर्ग को मैं अच्छी तरह से बताना चाहता हूं, ओबीसी का क्या हुआ है। ओबीसी पंचायत राज में आरक्षण दिया हुआ है। महाराष्ट्र में पंचायत राज में ओबीसी है। अभी क्या हुआ, 2014 में मैं एक धनगर समाज का लीडर कार्यकर्ता हूं। 2014 में धनगर समाज में बहुत बड़ा जुलूस निकाला, बहुत बड़ी रैली निकाली। बारामती में धनगर समाज के आरक्षण के लिए बहुत बड़ा मेला हो गया, इतना बड़ा मेला हो गया, और धनगर समाज के नेताओं में उसके बाद कोई इतना बड़ी रैली नहीं निकाली। मगर उनके बाद जिस महाराष्ट्र में जो प्रशासन व्यवस्था में, जो राजनीति में मराठा समाज राज्य कर रहा है, उस मराठा समाज ने 2015, 16, 17 साल में एक मराठा लाख मराठा बोल के 53 जुलूस निकाले, मोर्चे निकाले। और जिस समाज ने महाराष्ट्र में राजनीति की है, प्रशासन में राजनीति की है, उन समाज अब ओबीसी में आ चुका है। और जो वास्तव ओबीसी समाज है उसके ऊपर अभी अन्याय कर रहा है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की अभी एग्जाम, उसका रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण के बजाय उनके बहुत सारे लोग अभी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से प्रशासन में गए और ओबीसी वर्ग बहुत पीछे गए। मैं इन सब आपके सामने क्यों रख रहा हूं भाइयों? मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मैं किसी जाति के अपरोक्ष में मैं विधान नहीं कर रहा हूं, मगर वास्तव में आपके सामने रख रहा हूं। धनगर समाज का एक भी साकर कारखाना नहीं है, धनगर समाज का एक भी दूध का प्लांट नहीं है, धनगर समाज की एक भी बैंक नहीं है, धनगर समाज को इकट्ठा करने के लिए एक भी एजुकेशन सोसाइटी नहीं है। अगर धनगर समाज का ये हो सकता है तो महाराष्ट्र में जो ओबीसी वर्ग है, जो ओबीसी में छोटी छोटी जातियां आती है, जो ओबीसी की तेली कोली, जो महाराष्ट्र में जो माइनर लोग हैं, जो ओबीसी में काम कर रहे हैं, माड़ी, साड़ी, कोली, तेली, धनगर, वंजारी, हटकर, सनगर, इन सब लोगों को क्या होता होगा? एकाद दूसरे भटके विमुक्त फांसे पारधी समाज का एकादा बेटा, एक हर हुन्नरी बेटा अपने दिमाग के ऊपर अगर वो सोचेगा कि मैं देश की संसद में चुन के जाऊंगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? तो मैं सब आपको लोगों को अपील करना चाहता हूं कि ओबीसी वर्ग के सब लोगों को मैं बार बार अपील करता हूं कि 52% ओबीसी है तो आपको इकट्ठा आना चाहिए, पिछड़े हुए लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। अगर इस ओबीसी का एक दूसरा नेता स्ट्रगल करके सामने आता है तो उनके ऊपर उनके जाति का टैग लाइन लगाते हैं। मैं आपको विनती करता हूं कि ये जो ओबीसी वर्ग के सब लोग हैं, इन सब लोगों को इकट्ठा आके इस देश में अगर समग्र परिवर्तन करना है, फुले शाहू अंबेडकर के पुरोगामी विचार को, रामास्वामी पेरियार को, इन सब कर्पूरी ठाकुर को, राम मनोहर लोहिया को, इनके विचार को अगर पर्क्युलेट करना है तो ओबीसी के लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए। 2020 में अभी क्या चल रहा है? अभी तक हमारे एकाध दूसरे न्यूज़पेपर में
आने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता था। एक आध दूसरा मूवमेंट खड़ा करना है तो बहुत मर्यादा थी। मगर अभी इस सोशल मीडिया के ज़माने में अगर सोशल मीडिया की वजह हम सारे लोग इकट्ठा आ सकते हैं तो इस देश के ओबीसी वर्गों को, इस देश के ओबीसी वर्ग से जो कार्यकर्ता काम करते हैं उन सब लोगों को मैं विनती करता हूं, आप सब लोग इकट्ठा आना चाहिए। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सहज अवेलेबल है, सहज हमारे हाथ में सोशल मीडिया है, हमारे हाथ में मोबाइल है। किसी को हमारा न्यूज़ लगाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब लोगों को सोशल मीडिया का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके हम सब लोग इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होने के बाद हम सब लोगों को एक नई लड़ाई लड़नी चाहिए। ये क्या है, इस देश में क्या चल रहा है? एक बाजू को इंडिया है, एक बाजू को हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की जनता, कर्पूरी ठाकुर बोलते थे, पिछड़े पावे 100 में 60, 100 में से 60% आबादी आज भी पिछड़े हुई है। दिन दलितों पे दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं मगर उनके अप्रोक्ष में कोई मोर्चा नहीं निकल रहा है। अगर अमेरिका में एक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या होती है तो अमेरिका के सब श्वेतवर्णीय लोग रास्ते पे, श्वेतवर्णीय और कृष्णवर्णीय लोग रास्ते पे उतर जाते हैं। मगर हमारे दलित के दिन दहाड़े हत्या होने के बाद भी इधर के लोग मोर्चा नहीं निकल पाते हैं। ये सोशल मीडिया के जमाने में भी लोग इकट्ठा नहीं आ रहे हैं। इसको जवाबदार किसको एक इसके पीछे कौन जवाबदार है? तुम हम सब लोग जवाबदार हैं। हमारे ऊपर अन्याय करने वाला जवाबदार जरूर है मगर अन्याय सहने वाला भी उतना ही जवाबदार है। मैं सब लोगों को विनती करता हूं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर क्या बोले थे? राजसत्ता और राजपाट कोई मांग के नहीं देता, राजसत्ता और राजपाट कोई मांग के नहीं देता, राजसत्ता और राजपाट छीन के लेना पड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी उनका भाई जो तमिलनाडु में है, तंजावर में है, उनका भाई उनके राज्य में हिस्सा नहीं दे रहा था। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को भी उधर जाके लड़के उनका हक लेना पड़ा। पांडव और कौरवों के बारे में भी महाभारत हुआ। उस महाभारत में भी सत्ता के लिए, राजकारण के लिए उनके आपस में भाई में लड़ना पड़ा। इन सब ओबीसीयों को मैं विनती करता हूं, कोई हमें मांग के देने वाला नहीं है। हम सब लोगों को झगड़ के, हम सब लोगों को मूवमेंट खड़ी करके आप सब लोगों को इकट्ठा आना चाहिए। आज कोविड-19 के बारे में आज देश में क्या परिस्थिति है? आज जो मध्यम वर्गीय है, जो स्मॉल स्केल लार्ज स्केल में काम कर रहा है, जो इधर का इंडिया को बिलोंग कर रहा है, जो उच्च वर्णीय जातियां हैं, जिसका आर्थिक स्तर बड़ा है, जो आर्थिक स्तर ऊंचा है, उन लोगों को कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई है। मगर मेरे जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो रोजंदारी पे काम कर रहे हैं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जो हमाल है, जो माथाड़ी है, जो ड्राइवर की का काम कर रहे हैं, जो असंगठित है, उनके ऊपर आज बहुत बड़ी मुसीबत है। आत्मनिर्भर कैसे बने? आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे हम लोग क्योंकि हम असंगठित है। आज हमारा क्लास क्या है? आज हमारे कास्ट ओबीसी के लोग क्या कर रहे हैं? ये सारे लोगों को आज न्याय देना हमारे सब नेताओं की जिम्मेदारी है। हमारे एमपीज क्या कर रहे हैं? हमारे एमएलए क्या कर रहे हैं? वो उनके पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, उनकी पार्टी का एजेंडा इधर सब लोगों को एजेंडा पर्कुलेट कर रहे हैं। मगर हमारे गोर गरीब लोगों को न्याय दिलवाने की उनकी कोई कोशिश नहीं दिख रही है। इन सब लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि इन सारे पिछड़े हुए लोगों के बारे में आप सोचिए और आप कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैं आपके साथ लाइव आया हूं। इन सब लोगों को हम सब लोग इकट्ठा आना चाहिए। दीन दलितों में जो हमले हो रहे हैं, हमारा महाराष्ट्र पुरोगामी विचार सरणी का महाराष्ट्र, इस महाराष्ट्र में भी आज भी दीन दलितों के दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। हमारा धनगर समाज के जो बकरियां पालते हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। हमारे गरीब लोगों को
अभी ऑनलाइन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन लोगों को क्लास हो रहे हैं, मगर हमारा जो खेती करने वाला आदमी है, हमारा जो शारीरिक श्रम का आदमी काम कर रहा है, उनको एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उनका बेटा कैसा पढ़ेगा? जो खेती काम कर रहा है उनका बेटा कैसा पढ़ेगा? इन सब लोगों को मैं विनती करता हूं कि हमारा आर्थिक स्तर अगर बढ़ना चाहते हैं तो हम सब लोगों को इकट्ठा आना चाहिए, हमारे अधिकारों के बारे में सजग होना चाहिए, हमारे अधिकारों के लिए इकट्ठा आके समग्र परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, मोर्चा खोलना चाहिए। और सब देश के 52% ओबीसी लोगों को मैं विनती करता हूं कि आप सब लोग इकट्ठा आओ, हमारे महाराष्ट्र के ओबीसी वर्गों को हम जात निहाय जनगणना करने के लिए, अभी लॉकडाउन की वजह से अभी इस साल जात निहाय जनगणना होने वाली है। सब लोगों को मैं विनती करता हूं, अगर ओबीसी के हर जाति को बजट में उनका हिस्सा सही तरह से मिलना चाहते हो तो जात निहाय जनगणना की एक मूवमेंट सामने आनी चाहिए और हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। सब ओबीसी वर्गों को मैं विनती करता हूं। और मैं जो आपके सामने मेरे महाराष्ट्र के बारे में, मेरे ओबीसी लीडरशिप के बारे में, ये सब जो हुआ है, राजनीति हुई है, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैंने आपके सामने रखी है। जो महाराष्ट्र में बहुत वास्तव परिस्थिति बहुत अलग है, जो दिखने में है उससे बहुत अलग परिस्थिति है। वो जो वास्तव परिस्थिति इस महाराष्ट्र में एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, इन सब लोगों को इकट्ठा आके अगर महाराष्ट्र में समग्र परिवर्तन होना है, करना है, तो इन सब लोगों को इकट्ठा आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको आह्वान करता हूं। और मेरा जो आप सब लोगों ने सुना उसके लिए मैं सब आप लोगों का आभार मानता हूं। और मैं इधर रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।